बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है, दैट इज एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। इस चैप्टर में हमने इनिशियली एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्या होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन से जो हमारे पाकिस्तान में जो है वो एग्रीकल्चर सीज़न होते हैं उनको क्या कहते हैं, किस टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है किस क्रॉप की, तो वो हमने डिस्कस किया था। और आखिर में हमने बताया था कि हमारी दो टाइप की प्रोडक्ट होती है, जो एक फूड क्रॉप्स कहलाती है एंड द अदर वन इज कैश क्रॉप। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फूड क्रॉप्स में वीट को डिस्कस किया था, आज हम इसको डिस्कस करेंगे राइस। वीट के बाद जो सबसे एक बड़ी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है दैट इज राइस, और अप्रॉक्स 5.5 मिलियन टन पर ईयर पाकिस्तान की जो है राइस की प्रोडक्शन। उसमें डिफरेंट जो है उसकी वैराइटीज़ होती हैं, और राइस को जो है वार्म टेम्परेचर और प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए ज़्यादातर ये जो राइस की प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में वो उस एरियाज में होती है जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। और ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, दैट इज राइस जो है वो ग्रास फैमिली से, उसका जो है वो मेंबर ऑफ द ग्रास फैमिली है। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा जो है वो रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, और पाकिस्तान के जिन इलाकों में रेनफॉल होती है वहाँ पर जो और पाकिस्तान के जिन एरियाज में राइस की प्रोडक्शन होती है वहाँ रेनफॉल नहीं होती इतनी ज़्यादा ही है। सदर्न पंजाब और सिंध का जो प्लेन एरिया है उन एरियाज में राइस प्रोडक्शन होती है। बट वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं? वाटर की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान का जो वर्ल्ड बेस्ट इरीगेशन सिस्टम है वो कैनाल के थ्रू जो हम इस पूरी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। और पंजाब और सिंध का जो प्लेन एरिया है राइस की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, मेन एरियाज यही है। और इस एरिया में पाकिस्तान जो है वो दो बड़ी मेन प्रोडक्ट्स राइस की जो है वैराइटीज़ को जो है वो होती हैं पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान में राइस की दो मेन वैराइटीज़ होती हैं, जिसमें इरी एंड द अदर वन इज बासमती। इसके अलावा कुछ लोकल प्रोडक्ट्स वैराइटीज़ भी होती हैं। और पाकिस्तान जो अपनी लोकल रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, वो इतनी प्रोडक्शन होती है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान इतनी प्रोडक्शन हो जाती है कि एक्सपोर्ट भी करे, और उस एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को जो है वो फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। एक अगर उसकी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जब हो जाती है, यानी राइस हमारी एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है जो अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है और एक्सपोर्ट भी होती है जो हमें फॉरेन एक्सचेंज इससे मिलता है। जो पाकिस्तान की बेस्ट जो वैरायटी है बासमती, वो मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट की जाती है, वहाँ इसकी अच्छी जो है वो प्राइस मिलती है। और जो दूसरी वैरायटी हैं राइस की पाकिस्तान की, वो डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ में इन्हीं जो है वो सबसे जो बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान का वो बांग्लादेश है। और पाकिस्तान की जो इरी वैरायटी है, इरी 86 इसको कहते हैं, वो बांग्लादेश और थाईलैंड, ये और श्रीलंका, ये पाकिस्तान की इस वैरायटी के बहुत बड़े जो हैं वो इंपोर्टर हैं। इस तरफ जो हमारी राइस जो है वो फूड प्रोडक्ट का सेकंड एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वीट के बाद, और एक अच्छी क्वांटिटी में होता है, और पाकिस्तान को डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। How does rice grow? Rice is a grain. It looks like grass when it's fully grown. Most of the rice we eat in the UK comes from India, Thailand, Cambodia, Vietnam, Pakistan and Italy. People in these countries have grown rice for thousands of years. But actually, you can grow rice in most places as long as the plants aren't exposed to the cold. Rice grows in a paddy field.
It's different to a field you might see in this country because it's usually flooded with water, which is just how the rice plants like it. The water protects the rice plants from extreme heat and cold and stops the weeds from growing by making the ground too waterlogged for them to take hold. Some rice fields are irrigated with water from nearby rivers. Others are rain-fed areas containing water that falls during the monsoon season. The rice plants start their growing cycle in a nursery paddy field. After 1 month, the seedling plants are put into small bunches and transplanted to a larger field to allow them to grow to their full size. The ground in the larger paddy field is prepared for the seedling rice plants by ploughing. They use oxen to pull the plough through the waterlogged field. The small bunches of rice seedlings are then planted in the main field by hand. The seedlings are given plenty of space in the ground because the rice plants will grow to be around 1 metre tall. It takes 3 months for the grains of rice to develop at the top of the plant stalks. When the grains turn yellow and hard, it's time for them to be harvested. In this field, the rice has to be harvested by hand, so during the harvest, the paddy field is drained to make it easier for the workers. The farmers harvest the rice by cutting the stalks with a sickle. Next, they separate the grain from the stalks by threshing it. This is usually done by hand. In some places, the rice is spread out, like this, and the heat of the sunshine dries it out. But often, the rice is stored in large silos, and using dryers, they heat up the air to dry out the rice. Once the rice is dry, the rice grain is separated from the outer husk using this machine. Now it's ready to be placed into these 1-ton bags and transported to rice mills in Europe. अब हम अपने आते हैं पाकिस्तान की नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट मेज पर। ये भी एक हमारी एक फूड प्रोडक्ट है और इट इज ऑल्सो एन खरीफ क्रॉप, यानी जो राइस था वो भी हमारी एक फूड क्रॉप थी और जो मेज है ये भी फूड क्रॉप है और मेज भी एक खरीफ क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप कब ग्रो की जाती है? खरीफ क्रॉप विंटर में ग्रो की जाती है और जब स्टार्ट होता है समर सीजन तो हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। देन द रबी क्रॉप्स का जो है सीजन आता है। मेज जो है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन पर ईयर जो है वो प्रोड्यूस होता है, इतनी एग्रीकल्चर होती है। और इसको हम पाकिस्तान में मेज जो उसका जैसे द सेकंड नेम ऑफ मेज इज कॉर्न, इसी तरह पाकिस्तान में इसे हम जो है मकई या भुट्टा इस तरह के नाम से जो है वो इसको कहते हैं। जबकि जो मेज है वो उसके जो रिक्वायरमेंट है, वेदर रिक्वायरमेंट है या क्लाइमेट किस तरह के क्लाइमेट में होती है, इसको जो है वार्म क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल जो है रिक्वायर्ड होती है, यानी ना बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिक्वायर्ड होती ना बहुत ही कम, मॉडरेट रेनफॉल और वार्म रिक्वायरमेंट। तो इस हम पाकिस्तान में इस क्लाइमेट का जो रीजन है वो खैबर पख्तूनख्वा है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में मेज की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है क्योंकि इसका जो रिक्वायर्ड क्लाइमेट है यानी वार्म और मॉडरेट रेनफॉल, ये दोनों चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारा प्रोविंस है उसमें इसको मिलती है, दोनों टाइप जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, मेज जो है ज़्यादातर जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसी के लिए इस्तेमाल होता है और इससे हम जो एनिमल फॉडर यानी उसके एनिमल्स के चारे के तौर पे इसके जितनी भी लीव्स हैं, इवन पूरा ट्री जो है वो एनिमल फॉडर यानी एनिमल के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कॉर्न को हम डिफरेंट जो सीरियल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं और कॉर्न ऑयल के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मेज जो है वो
हमारी जो एक एनिमल फॉडर के लिए यूज़ होता है और कॉर्न ऑयल के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये बहुत सारी हमारी जो सीरियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और जो सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज़ जो प्रोडक्ट जैसे इसकी हम प्रोडक्ट बनाते हैं फर्दर इसको प्रोसेस करके, वो है क्या है, वो कॉर्नफ्लेक्स, जो कि हम बहुत ज़्यादा आजकल इसका यूज़ होने लगा है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में। और एक बड़ी जो फॉरेन कंपनीज हैं जो हमारे लिए सीरियल प्रोडक्ट्स या डिफरेंट हमारी लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान की जो 3 मिलियन टन की जो प्रोडक्शन है उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। और वो अपनी जितनी भी सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, जिससे मैंने कहा कि कॉर्नफ्लेक्स स्पेशली, दूसरे कॉर्न की डिफरेंट वैरायटीज़ और फ्लेवर्ड किस्म के इस वक्त मार्केट में आ गए। तो कॉर्न की हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है, कॉर्न का जो आजकल हमारा यूजेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको हम डिफरेंट वैरायटीज़ और डिफरेंट आफ्टर प्रोसेस जो डिफरेंट प्रोडक्ट की सूरत में मार्केट में आ रही। तो इस तरह से कॉर्न भी अब ग्रेजुअली जो है वो एक हमारी एक अच्छी फूड प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होने लगा है। जबकि वाइल इससे पहले ज़्यादातर जो है कॉर्न बहुत कम जो है ज़्यादातर जो है वो एनिमल फॉडर के लिए यूज़ हुआ था। और कॉर्न जो है वो जो उसकी जो कॉर्न फॉर्म में बहुत कम जो है हम एज ए अपनी फूड के तौर पे यूज़ किया करते थे। You don't have to look far to find Nebraska corn. Drive about anywhere on a summer day and you'll see miles and miles of lush green cornfields all across the state. But where does all of that corn go, and what is it used for? You might think that it's used to feed people, and you'd be right, sort of. There's sweet corn for sure, and the corn that comes in a can, which is also sweet corn, by the way. There's corn chips, corn flakes, corn bread, corn oil. Corn is also used to make soft drinks, yogurt, candy, and other foods taste great. But corn is used for dozens of other things, and some of them may surprise you. First of all, the corn used to make these surprising products is not the sweet corn that people eat. It's field corn, the type of corn that most Nebraska corn farmers grow. In fact, more than 90% of the corn grown in Nebraska is field corn, not sweet corn. So what can we make from field corn? It's a long list, so get ready. Field corn is fed to animals to provide the meat and dairy products we enjoy every day. Field corn is used to make ethanol, a clean burning replacement for gasoline that helps make our air safer to breathe. But that's just the beginning. Field corn makes baby diapers and baby powder more absorbent. It's used in cough drops and carpeting. From crayons to the batteries in your video game. The coating on aspirin that makes it easier to swallow. From dish detergent to clothing. From toothpaste to glue. In many cases, corn is replacing petroleum. They say that anything we can make from a barrel of oil, we can make from a bushel of corn. So that means we're replacing petroleum with a product that's better for the environment, and we can keep growing more of it year after year after year. In fact, corn is used to make bioplastics such as bottles, plates, knives, forks, and spoons. Plastics that can eventually break down and disintegrate instead of filling up landfills. Corn helps make earth-friendly chemicals, cleaners, and wiper fluid. And scientists keep finding more and more ways to make corn keep our planet greener and cleaner. So next time you're driving across Nebraska past all those cornfields, remember, what you're looking at is one of the most amazing and versatile crops in the world. And it's helping all of us every day in many, many ways. Our third food product is millets. Millets जो है वो हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बाजरा एंड जवार। ये दो जो हमारी ये प्रोडक्ट है बेसिकली पाकिस्तान में इसको जो उन एरियाज में होती है उसकी रिक्वायरमेंट भी वो होती है जहाँ पे सॉइल बहुत ही इनरिच सॉइल ना हो और रेनफॉल भी बहुत कम होती हो। तो वो ऐसा जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं वहाँ पे जो है वो मिलेट्स या बाजरा और ज्वार की जो क्रॉप्स हैं वो लगाई जाती हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो जगह सिंध में थरपारकर है, जहाँ पे इसकी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट रिक्वायरमेंट जो है वेदर कंडीशन
वो तरपारकर में बहुत फेवर करती है। इसके अलावा वो सिंध और पंजाब के दूसरे जो एरियाज हैं वहाँ भी इसकी बाजरा और ज्वार की जो है क्रॉप्स होती है। अच्छा, जैसे हमने दूसरी जो फूड क्रॉप्स थी उसको प्रीवियस 3 जो फूड क्रॉप थी हमने ये बताया था कि वो हमारी जो डेली यूजेज यूजेज डोमेस्टिक यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं, यूज़ होती हैं, डेली हमारी फूड रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं और एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। वाइल जो मिलेट है ये ज़्यादातर बर्ड्स और एनिमल्स की जो फूड है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका हमारा पाकिस्तान में जो है वो हमारा इसकी ऐसी कोई ख़ास जो यूजेज नहीं है, तो ये ज़्यादातर जो है वो बर्ड्स और एनिमल की रिक्वायरमेंट की पूरी करता है। हमारी 5th जो फूड क्रॉप्स है दैट इज पल्सेस। पल्सेस ये एक बहुत बड़ी रेंज है जो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होती है और इसको जो है हम इंपोर्ट भी करते हैं क्योंकि इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है स्पेशली इन पाकिस्तान में। तो वो जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं कि वो हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसमें पल्सेस में जो है वो सबसे जो ज़्यादा एक बड़ी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है दैट इज ग्राम, यानी जिसको हम लोकल लैंग्वेज में चना कहते हैं। उसकी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, वो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी प्रोडक्ट है ग्राम्स या चना, ये जो है वो होल फॉर्म में भी यूज़ होता है और इसको हम जो ब्रेक करके इसको हम कहते हैं दाल फॉर्म में जो है वो भी यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वैरायटीज यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो है मतलब हमारी जो जिसको हम कहते हैं स्नैक्स या निम्को के अंदर इसकी एक बहुत बड़ी जो है वो क्वांटिटी में यूज़ होता है और हम इसको करते हैं और ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी हमारी फूड हैबिट या फूड जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी किसी भी फॉर्म के बगैर बहुत मुश्किल होता है कि हम दिन में इसकी कोई सी भी फॉर्म जो है यूज़ ना कर रहे हैं। तो ये जो चना या ग्राम है ये हमारी फूड रिक्वायरमेंट या फूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लिहाजा ये अगर लोकल प्रोडक्शन जो है हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता तो हम इसको इंपोर्ट भी करते हैं क्योंकि ये हमारी फूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत ही बड़ी रेंज में हम इसको जो है अपनी फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मैं पहले बताया था कि जो ग्राम यानी चना है इसका डेली यूजेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में ले यानी होल फॉर्म में लेते हैं जैसे चना हम कहते हैं तो ये हमारे सॉलिड फॉर्म में भी बहुत यूज़ होता है और ये अपनी ओरिजिनल यानी होल फॉर्म में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है हमारी डेली की जो हमारी फूड हैबिट है उसमें। और जब हम इसको ब्रेक करते हैं और दाल बनाते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इस फॉर्म में भी यूज़ होता है। और जब हम इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में यानी बेसन बनाते हैं तो फिर तो अपनी एक बहुत बड़ी जो है वैरायटी में बहुत बड़ी हमारी जो डिशेस हैं और डेली की हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें बेसन की जितनी भी डिशेस हैं जैसे क्या दही बड़े हैं, पकौड़ियाँ हैं, फुल्कियाँ हैं और रोटी फॉर्म में ये यूज़ होता है। तो और इसके अलावा स्नैक के जितने भी आइटम होते हैं हमारे जो हम इवन रिफ्रेशमेंट के लिए यूज़ करते हैं अपने डेली यूज़ के लिए तो वो इसी की जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं टाइप्स और प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें यूज़ होती है। तो इस तरह से ये जो ग्राम यानी चना है हमारी डेली बहुत ज़्यादा यूज़ हम इसे करते हैं। इसके अलावा हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो दालों की डिफरेंट फॉर्म है, यानी मसूर है और माश की दाल है, मूंग की दाल है। ये भी हमारी डेली स्नैक में और डेली जो हमारी फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये दाल हमारी जो दालों का जो एक इंटेक है या इम्पोर्टेंस है हमारी फूड के अंदर वो बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा वैरायटी में हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की हम दालों को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी में यूज़ करते हैं। ये प्रोटीन्स का जो है, दालें जो है प्रोटीन्स का, बेसिकली पल्सेस जो है वो प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रेजर है, जो कि हमें एक नेचुरली जो है वो हमें हासिल होता है। और पाकिस्तानी स्पेशली इस फॉर्म में जो प्रोटीन्स की ये फॉर्म है, दालों की फॉर्म में या पल्सेस की फॉर्म में, ये बहुत ज़्यादा इसका इंटेक है और इसको यूज़ करते हैं। हमारी 6th और लास्ट फूड प्रोडक्ट जो है वो ऑयल सीड्स हैं। ये भी हमारी फूड्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी ऑयल। विदाउट ऑयल तो हम हमारी फूड का जो है वो इम्पॉसिबल है कि हमारी फूड जो है वो कंप्लीट हो। तो ऑयल के लिए जो है वो हम ग्राउंड नट्स, कॉटन सीड, रेड सीड एंड मस्टर्ड ऑयल सीड्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें ग्राउंड नट्स भी पाकिस्तान में काफ़ी बड़े अमाउंट में होती है। और ये हम इसको सॉलिड फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो हमारी डिफरेंट डेली प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो सॉलिड फॉर्म में वो हम यूज़ करते हैं। बट ये ऑयल के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है सोयाबीन ऑयल और डिफरेंट ऑयल फॉर्म में जो है वो यूज़ की जाती है। इसके बाद जो है कॉटन सीड्स। आपको पता है कि कॉटन जो है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, और इसकी जो सीड्स होती हैं यानी कॉटन सीड, इससे भी बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इस ऑयल को बेसिकली जो हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में बेनोला ऑयल कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है, और हम इसे अपने डेली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो मस्टर्ड ऑयल है, जो हमारी फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट, यानी हमारी फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मस्टर्ड ऑयल। और पाकिस्तान में मस्टर्ड ऑयल बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे नहीं प्रोड्यूस होता है। इतनी बड़ी एग्रीकल्चर क्रॉप्स या इतनी बड़ी लेवल पे क्रॉप्स नहीं होती हैं, ग्रो की जाती है, जो हमारी ये डोमेस्टिक लेवल जो है वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। लिहाजा ऑयल की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ऑयल को इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है ऑयल की बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो डिफरेंट फॉर्म है, जिसमें कैस्टर सीड्स हैं, राइन सीड्स हैं और सेसम सीड्स हैं, और सीसमम सीड्स हैं, वो जो डिफरेंट टाइप्स हैं ऑयल की, वो इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये हमारी एग्जैक्ट फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते, बट ये जो सीड्स हैं इनके ऑयल की भी हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो किसी ना किसी फॉर्म में हम इन ऑयल्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है, यानी ऑयल सीड्स की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी फूड प्रोडक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके बगैर हमारी फूड जो है वो कंप्लीट नहीं होता। हमारा फूड का जो कंप्लीट मील है वो विदाउट ऑयल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ऑयल जो है वो किसी न किसी फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, और बहुत सारी वैरायटीज़ में ऑयल को हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट में जो है वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है किसी न किसी फॉर्म में। आज के लेक्चर में हमने जितनी भी पाकिस्तान में जो फूड क्रॉप्स होती थी उसको हमने डिस्कस किया, और ऑलमोस्ट 6 फूड क्रॉप्स को जो है वो हमने डिस्कस किया। और ये हमारा जो फूड क्रॉप का टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो कैश क्रॉप को डिस्कस करेंगे।